कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टोटल 1000 एंकलेक्स बेस्ड क्वेश्चन सेशंस कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा 29th सेशन है और फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है, ये क्वेश्चन हमने 28th सेशन के एपिसोड के लास्ट में छोड़ा था कि आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर बताए भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा है, एन इन 18 मंथ ओल्ड इज शेड्यूल फॉर ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। एक 18 महीने का बच्चा है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर का सर्जरी होना है। द यूजुअल टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट फॉर द चाइल्ड विद ए क्लेफ्ट रिपेयर आर, यानी कि क्लेफ्ट रिपेयर की सर्जरी हो जाने के बाद इनमें से कौन सा रेस्ट्रेंट जो है उसका हम यूज करते हैं। फर्स्ट है एल्बो रेस्ट्रेंट, फुल आर्म रेस्ट्रेंट, रिस्ट रेस्ट्रेंट और मम्मी रेस्ट्रेंट। ये 4 तरीके के रेस्ट्रेंट आपको दिए गए हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेंट वो चीज़ें हैं जो आपके किसी भी एक पार्ट के मूवमेंट को मिनिमाइज करते हैं या कंट्रोल करते हैं या रोकते हैं, ताकि आपका जो सर्जरी हुआ है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो प्रोहिबिशंस या कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो किए गए हैं वहाँ तक आपका हाथ या कोई भी एरिया पहुँच नहीं पाए, और वहाँ की जो सर्जरी होने के बाद में उसकी सुचर लाइन है या कोई स्किन का अपीयरेंस है वो ख़राब नहीं हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम रेस्ट्रेंट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पैलेट रिपेयर की बात की गई। पैलेट रिपेयर यानी कि जिसका जो पैलेट है, पैलेटोप्लास्टी की सर्जरी हुई है। पैलेटोप्लास्टी की सर्जरी हुई है। पैलेटोप्लास्टी क्या है? पैलेटोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसमें बेबी का जो पैलेट होता है, पैलेट जो है, जब न्यूबॉर्न बेबी जब डिलीवर होता है तो उसके बाद में उसका पैलेट जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक सर्जरी की जाती है, सर्जिकल रिपेयर किया जाता है पैलेट का, उसको हम बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। ये जो है 12 से 18 मंथ का जब बेबी हो जाता है तब की जाती है, ठीक है। और इसके में हम क्या करते हैं, जो पैलेट है उसको सूचरिंग किया जाता है। पैलेट को सूचरिंग करने के बाद में यहाँ पे पेशेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो ये ESSR टेक्निक है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक तो, ठीक है। पैलेट की जो सर्जरी की जाएगी 12 से 18 मंथ पे की जाएगी डिलीवरी हो जाने के बाद में, या जब टोटल एज ड्यूरेशन उसका जो 12 से 18 मंथ का हो जाएगा तब किया जाएगा। यहाँ पे इस पेशेंट को अगर हम फीडिंग की बात करें तो फीडिंग कौन सी कराएंगे? पैलेडोई फीडिंग कराएंगे। ये मॉडिफिकेशन ऑफ कटोरी स्पून फीडिंग जैसे होती है उसी तरह की फीडिंग कराई जाती है। फीडिंग कराने के बाद में जो सूचर लाइन है उस पर कॉटन स्वाब डिप्ड इन नॉर्मल सलाइन या फिर जो एक सिरिंज लेंगे और उस सिरिंज में नॉर्मल सलाइन फिल करेंगे और उसको फीडिंग कराने के बाद में जो सूचर लाइन है उस पर वह डालेंगे या इरीगेट करेंगे उससे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो सूचर लाइन पे अगर फीडिंग के टाइम पे जो भी फीडिंग मटेरियल है, जैसे कि आपने मान लीजिए ब्रेस्ट मिल्क या एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क अभी पेशेंट को पिलाया है, बेबी को पिलाया है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क के जो कंटेंट है वो सूचर लाइन पे जमे नहीं, सूचर लाइन पे जमने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो, इसलिए कॉटन डिप करके सलाइन में उस सूचर लाइन को क्लीन करते हैं या फिर सिरिंज में सलाइन लेकर के उस सूचर लाइन पे डालते हैं, ताकि जो सूचर लाइन है उस पर जो जमा हुआ मटेरियल है वो हट जाए और इन्फेक्शन होने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। ये हमारा यहाँ पे नर्सिंग कंसिडरेशन की हमने बात की है। ये जो सर्जिकल रिपेयर जो करते हैं ये 12 से 18 मंथ में करते हैं। और अगर हम बात कर लें लिप के रिगार्डिंग, तो जो क्लेफ्ट लिप जो होता है उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम बोलते हैं चीलियोप्लास्टी। ये की जाती है 3 से 6 मंथ ऑफ एज का जब ड्यूरेशन रहेगा तब की जाएगी। इसमें जो टेक्निक यूज़ करते हैं सूचरिंग के लिए वो जेड टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी बेबी का पैलेटोप्लास्टी का सर्जरी हुआ तो उसके लिए आप कौन सा टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे सर्जरी हो गया, यानी कि बेबी को अब रेस्ट्रेंट का यूज़ करने का मतलब क्या है? रेस्ट्रेंट का यूज़ करने का मतलब ये है कि बेबी अपने फिंगर्स को या अपने हैंड को जहाँ पे आपने सूचर लाइन लगाई है या जहाँ पे सूचर लगाए वहाँ तक अपनी उंगलियों को या फिंगर्स को या हैंड को पहुंचा नहीं पाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सूचर लाइन है उसको जो पेटेंसी है या जो लाइनिंग है वो प्रॉपर मेंटेन हो पाएगी। इसको हमें प्रिवेंट करना है तो हम क्या है, बेबी के हैंड को रिस्ट्रेंट कर देंगे। अब रिस्ट्रेंट में कौन सा रिस्ट्रेंट यूज़ करेंगे ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है एल्बो रिस्ट्रेंट। एल्बो रिस्ट्रेंट वो रिस्ट्रेंट है, मान लीजिए जो बेबी के एल्बो जॉइंट पे लगा देंगे। अब जब बेबी के एल्बो रिस्ट्रेंट लगा देंगे, यानी कि एल्बो जॉइंट पे एल्बो रिस्ट्रेंट को लगा देंगे, तो बेबी अपने एल्बो को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा तो बेबी का जो पाम है या जो रिस्ट है या जो फिंगर है उस वाले एरिया को वो बेबी अपने मुंह में नहीं डाल पाएगा। तो क्या है कि हमारी सूचर लाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर बेबी टच करेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, या हाथ लगाएगा बार बार तो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं। अभी हाथ ही नहीं पहुँच पाएगा तो लगाएगा नहीं, इसलिए एल्बो रिस्ट्रेंट हम पेशेंट के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे।
दूसरा था फुल आर्म रिस्टेंट। फुल आर्म रिस्टेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फुल आर्म रिस्टेंट कर दिया तो भी बेबी का हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन फुल आर्म रेस्टेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा पर्पज़ है कि उसको फ्लेक्शन को अवॉइड करें, एल्बो फ्लेक्शन को, और एल्बो फ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम एल्बो रेस्टेंट का यूज़ करेंगे। बी ऑप्शन आपका गलत होगा। रिस्ट रेस्टेंट का भी कोई यूज़ नहीं है। मम्मी रेस्टेंट क्या है? मम्मी रेस्टेंट एक ऐसा रेस्टेंट है जैसे एक बेडशीट में, कोई भी बेडशीट है या ब्लैंकेट है या कोई लिनन का ऐसा कोई चीज़ है जिसमें आप बेबी को रैप कर देते हैं, सिर्फ उसका हेड जो है वो आपको दिखाई देगा। जैसे सर्दियों में बच्चे को ब्लैंकेट के अंदर या बेडशीट के अंदर रख देते हैं, ऐसे। अब उसमें क्या होगा, बेबी के हैंड्स और फिट जो है वो उसकी बॉडी के साथ में ही रहेंगे, जुड़े रहेंगे, यानी कि उसके बॉडी के लेवल में रहेंगे, साथ में रहेंगे, और आप उसको बेडशीट से या ब्लैंकेट से रैप कर देंगे। रैप करने से क्या है कि बेबी कोई भी मूवमेंट हैंड्स और फिट का या हाथ और पैरों का कोई मूवमेंट नहीं करा पाएगा। तो आपको जो प्रोसीजर करना है उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हेड का सर्जरी करना है, आपका कोई हेड का कोई ड्रेसिंग चेंज करना है, या लोअर फुट में कोई ड्रेसिंग चेंज करना है, तो ताकि बेबी बार बार हाथ नहीं लगा पाए वहाँ पे या पैरों को मूवमेंट नहीं करा पाए। मान लीजिए आप कोई हेड में सर्जरी कर रहे हैं, लोकल सर्जरी है आपका, या कोई ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, तो बेबी बार बार हेड जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहाँ पे, या ड्रेसिंग जहाँ पे चेंज हो रही है वहाँ पे अपने हाथ को लेकर के आएगा। और इसको अवॉइड करने के लिए अब अगर आप उसको मम्मी रेस्टेंट में दे देंगे, मम्मी रेस्टेंट उसका अप्लाई कर देंगे, तो बेबी अपने हाथ को हेड के वाले एरिया पे या ड्रेसिंग वाले एरिया पे नहीं ला पाएगा। तो इससे हमें जो चेंज करना है, ड्रेसिंग चेंज करनी है या सर्जरी करनी है लोकल की, वो ईजिली हम कर पाएंगे। तो ये इसमें हमारा पर्पज़ है। तो मम्मी रेस्टेंट जो है, इसमें जब दोनों हैंड्स और फिट को रेस्ट्रेनिंग करना होता है तब हम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए आंसर है जो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर की सर्जरी के बाद में जो रेस्टेंट यूज़ करेंगे वो एल्बो रेस्टेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद ग्लूकोमा हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड टिमोप्टिक टिमोलोल आई ड्रॉप। टिमोप्टिक शुड बी यूज्ड विद कोजन इन द क्लाइंट विद ए हिस्ट्री ऑफ, यानी कि एक पेशेंट है जिसको ग्लूकोमा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको टिमोलोल आई ड्रॉप आप दे रहे हैं। तो टिमोलोल आई ड्रॉप या टिमोप्टिक आई ड्रॉप जो है वो इनमें से किस पेशेंट या किस हिस्ट्री वाले पेशेंट में हमें सावधानी से यूज करनी है, क्वेश्चन के साथ में यूज करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, एम्फाइसीमा और पैंक्रेटाइटिस। देखिए टिमोलोल जो है ये, या टिमोप्टिक ऑइंटमेंट, ये आई ड्रॉप जो है ये एक बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है, ठीक है। तो ग्लूकोमा वाले पेशेंट को आप बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन दे रहे हैं या आई ड्रॉप दे रहे हैं। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या करती है, बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस के जो इफेक्ट होते हैं उनमें ब्रोंकोस्पाज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि टिमोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है, और बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में हमें ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि ब्रोंकस का स्पाज्म देखने को मिलता है। अब इनमें से किस पेशेंट को कौन सा हिस्ट्री है? डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को अगर ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को अगर ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एम्फाइसीमा में क्या है कि पहले ही ब्रोंकोस्पाज्म रहता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पहले ही रहती है, ब्रोंकोस्पाज्म भी रहता है, और अगर उसी पेशेंट को टिमोलोल भी मेडिकेशन चल रहा है तो उसमें और भी ज़्यादा ब्रोंकोस्पाज्म होने के चांसेस रहेंगे। एक तो डिजीज़ एम्फाइसीमा है उसकी वजह से पहले से ही, और अगर आई ड्रॉप टिमोलोल भी स्टार्ट आपने कर दिया तो और भी ज़्यादा चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। इसीलिए जिस पेशेंट को एम्फाइसीमा का हिस्ट्री है उस पेशेंट को हम ब्रोंकोस्पाज्म करने वाली टिमोलोल मेडिकेशंस को सावधानी से यूज़ करेंगे, कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज़ करेंगे। और एम्फाइसीमा की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होगा और इस मेडिसिन के देने की वजह से भी ब्रोंकोस्पाज्म के चांसेस और सीवियरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इस पेशेंट को आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए भी मॉनिटर करते रहेंगे। इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कंप्लेंट ऑफ द क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल फेलियर। क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। इनमें से कौन सा कंप्लेंट जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वेट लॉस, ईचिंग, रिंगिंग इन द ईयर, ब्रूजिंग। देखिए रीनल फेलियर में क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर, एंड स्टेज रीनल फेलियर की यहाँ पे बात की जा रही है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। किडनी की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के बॉडी में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनका लेवल क्या है, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना अमाउंट एक्सक्रीट होना चाहिए था यूरिन के थ्रू उतना बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग अब वो कम हो गई है। तो यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनका सबका लेवल वहाँ पे बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो है ये
ये क्या करेंगे, ये स्किन की जो लेयर है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंस होंगे, यानी कि स्किन में प्रेजेंस होंगे और वहाँ पे ईचिंग, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा। प्रूराइटिस और ईचिंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जिस पेशेंट को जो कंप्लेंट करेगा एंड स्टेज रीनल फेलियर वाला, उस पेशेंट में कौन सी कॉमन कंप्लेंट देखने को मिलेगी, ईचिंग वाली कॉमन कंप्लेंट देखने को मिलेगी। वेट लेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तो फ्लूइड का रिटेंशन होगा, तो वेट गेन होगा। रिंगिंग इन द ईयर, ब्रूजिंग देखने को आपको मिल सकता है। किस तरह से, जब पेशेंट में वहाँ पे जो किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है वो डेवलप हो गई है, कौन, जब वहाँ पे हीमेटोपोइटिक फैक्टर्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो वहाँ पे देखने को ब्रूजिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ईचिंग और प्रूराइटिस देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड का और क्रिएटिनिन का लेवल है जो बॉडी में बढ़ेगा, बॉडी में लेवल बढ़ने की वजह से वो इसके लेयर में डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट हो जाने की वजह से ईचिंग और प्रूराइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। देखिए, हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो हार्ट फेलियर का मतलब है जितनी की बॉडी को फ्लूइड की या कार्डियक आउटपुट की या ब्लड की जो डिमांड है, उसके कंपैरिजन में बॉडी जो है या हार्ट जो है हमारा, वो सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट कार्डियक आउटपुट का दे नहीं पा रहा है, ताकि जो हमारी मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो उसको पूरी कर पाए, और जो हमारी पंपिंग एबिलिटी जो है हार्ट की, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, वो इम्पेयर्ड हो जाए, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब ये अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं राइट हार्ट फेलियर, और अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल की फेलियर की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर। इस तरह से दो तरीके से हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में से इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। अब ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या बताया गया है कि राइट साइडेड का हार्ट फेलियर है, यानी कि राइट वेंट्रिकल आपका फेलियर है, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर है तो इसका मतलब क्या, राइट वेंट्रिकल की जो पंपिंग कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो पावर है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर जाना था, किसकी तरफ, जो लंग्स की तरफ जो जाना था ब्लड, वो नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल में बढ़ेगा तो राइट एट्रियम में भी बढ़ेगा, राइट एट्रियम में बढ़ेगा तो जो हमारी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा उसमें भी बढ़ेगा। सुपीरियर वेना केवा में बढ़ रहा है तो जुगुलर वेन्स का जो है डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इन्फीरियर वेना केवा में बढ़ रहा है तो पोर्टल में भी बढ़ेगा, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, पोर्टल वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा। नीचे वाली इन्फीरियर वेना केवा में बढ़ रहा है तो क्या होगा, लेग्स में, फुट में डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब होगा। तो इसमें ये सब सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेलियर है तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो अओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, अओर्टा में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, अओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, अओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से आ रहा है, तो पल्मोनरी यानी कि लंग्स में फ्लूइड बढ़ेगा तो पल्मोनरी कंजोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, क्रैकल साउंड लंग्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से, और डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा क्योंकि पंप फेलियर हो जाने की वजह से, पंपिंग कैपेसिटी जो है वो फेल हो गई, इसलिए डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा। और इंक्रीज बीपी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया, इसलिए इंक्रीज बीपी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कॉमनली तो ये है कि राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो अलग सिम्टम आएंगे, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो अलग सिम्टम आएंगे। हम यहाँ पे बात कर लें कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें, राइट साइडेड हार्ट फेलियर मतलब राइट वेंट्रिकल फेलियर है, राइट वेंट्रिकल फेलियर है तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्या मिलेगा, हिपेटोमेगेली, लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट गेन होगा पेशेंट को, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाने की वजह से। डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, लेग्स में, ठीक है, सैक्रम वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे सब जगह डिपेंडेंट एडिमा आपको देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, नॉक्टर्नल डाईयूरेसिस, यही आपके क्वेश्चन में आंसर आएगा। इसका अभी हम बताएंगे डिटेल में कि क्यों आएगा ये आंसर, ठीक है। आप अभी ध्यान रखिए कि नॉक्टर्नल डाईयूरेसिस जो है पेशेंट में देखने को मिलेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की अगर हम बात कर ले तो लेफ्ट साइडेड में कौन सा देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारा रहता है
वहाँ पे ब्लड का फ्लूइड का कलेक्शन होगा। तो क्या साइन देखने को मिलेगा? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा क्योंकि लंग्स में पानी भर गया है, तो टैकीपनिया देखने को मिलेगा, क्यों? रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा। क्रैकल साउंड इन लंग्स में फ्लूइड भर जाने की वजह से क्रैकल साउंड सुनाई देगी, ठीक है। पेशेंट को ड्राई कफिंग होगी पेशेंट को, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। अब हमने बात की थी राइट साइड हार्ट फेलियर में नॉक्टर्नल पोलियूरिसिस क्यों देखने को मिलेगा। देखिए, जब पेशेंट दिन में है यानी कि डे टाइम, नॉक्टर्नल पोलियूरिया का मतलब क्या है कि नाइट के टाइम पेशेंट ज़्यादा यूरिन पास आउट करे, इंक्रीज यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट के टाइम ज़्यादा यूरिनेशन होगा क्योंकि ये नाइट के टाइम देखने को मिलेगा। यूरिन वॉल्यूम जो डे रहेगा उस टाइम नॉर्मल रह सकता है, ठीक है, या डिक्रीज यूरिनेशन देखने को मिल सकता है डे टाइम की अगर हम बात करें तो। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट में डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिल रहा है, यानी कि जब पेशेंट डे टाइम में बैठा है या चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पे डिपेंडेंट एडिमा होगा। डिपेंडेंट एडिमा की वजह से जो फ्लूइड है वो लोअर बॉडी पार्ट में रहेगा, लेग्स में, और इधर एडिमा देखने को मिलेगा लोअर लेग में या सैक्रम वाले एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लूइड की जो रिटेंशन पावर है वो नीचे वाली साइड में रहेगी ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अब जब पेशेंट नाइट टाइम में जब सोएगा तो सोने की वजह से वहाँ पे डिपेंडेंट एडिमा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट अभी खड़ा नहीं है, लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में है। अब सुपाइन पोजीशन में है तो जो डिपेंडेंट एडिमा जो था, यानी कि जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हो गया, तो वो वहाँ पे अभी इकट्ठा नहीं होगा। अभी इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड नीचे इकट्ठा हो रखा था वो ऊपर वाली साइड में आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे डिपेंडेंट एडिमा था वो अभी डिपेंडेंट एडिमा नहीं रहेगा, तो वो फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब ब्लड आएगा तो नाइट टाइम में पेशेंट को वो ब्लड या वो फ्लूइड जो इकट्ठा हो रखा था वो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाने की वजह से पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, कंपेरेटिव टू, ये नहीं कि उसको बहुत ही ज़्यादा पोलीयूरिया होगा, लेकिन ये यहाँ पे होगा नाइट टाइम में पोलीयूरिया होगा, नाइट टाइम में पोलीयूरिया होगा कंपेरेटिव टू डे टाइम यूरिनेशन। यानी कि अगर हम डे और मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम की बात करें तो उसके कंपैरिजन में पेशेंट में ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा और नाइट में देखने को मिलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉक्टर्नल पोलीयूरिया देखने को मिलेगा राइट साइड हार्ट फेलियर में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब देखने को मिलेगी, जब फ्लूइड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़्यादा रहेगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कब ज़्यादा रहेगा, जब लेफ्ट हार्ट फेलियर रहेगा, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रैकल इन द लंग्स में फ्लूइड कब देखने को मिलेगा, जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर रहेगा, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डे टाइम ओलिगोयूरिया ये दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी में भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा और बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नॉक्टर्नल पोलीयूरिया किस तरह के पेशेंट में देखने को मिलेगा और इसका क्या फिजियोलॉजी है, ये हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन 8 year old एडमिटेड विद अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैज़ एन ऑर्डर फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमीटर टू एंश्योर एन एक्यूरेट रीडिंग द नर्स शुड। यानी कि एक 8 साल का बच्चा है आपके पास में, उसके वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको मेजर करना है पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से। तो एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त करने के लिए, एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से यूज करेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस द प्रोब ऑन द चाइल्ड्स एब्डोमेन। उस पल्स ऑक्सीमीटर की प्रोब को आप पेशेंट के या बेबी के, चाइल्ड के एब्डोमेन पे प्लेस करेंगे। दूसरा है रिकैलिब्रेट द ऑक्सीमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच शिफ्ट। जब भी ड्यूटी का शिफ्ट चेंज होगा तो उस टाइम आप पल्स ऑक्सीमीटर को दोबारा से रिकैलिब्रेट का मतलब दोबारा से चेंज करेंगे या दोबारा से ऑन करेंगे। जैसे कि जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसको हम रिकैलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे उसकी सेटिंग्स को बंद करने के, जैसे एक मॉनिटर है या एक इन्फ्यूजन पंप है तो उसको नया मेडिसिन लगाने के टाइम हम उसको रिकैलिब्रेट करते हैं। रिकैलिब्रेट का मतलब उसकी जो सेटिंग्स होती हैं उनको सभी को चेंज किया जाता है या सेट किया जाता है, जो इन्फ्यूजन आप लगाना चाह रहे हैं उस हिसाब से, जो डोज आप डिजायर्ड पर एमएल हिसाब से चाह रहे हैं उस हिसाब से रिकैलिब्रेट करते हैं। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसको आपको हर शिफ्ट में रिकैलिब्रेट करना पड़े। उसको आप मॉर्निंग में या जब भी आप ड्यूटी पे आए हैं या जब भी आपको करना है तो आप पेशेंट उस पल्स ऑक्सीमीटर को सिर्फ ऑन करेंगे तो ऑन करने से ही वो रीडिंग दे देता है, उसमें रिकैलिब्रेट या सेटिंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तीसरा, अप्लाई द प्रोब एंड वेट 15 मिनट्स बिफोर ऑब्टेनिंग ए रीडिंग। आप उस प्रोब को 15 मिनट तक के लिए लगाएंगे और फिर 15 मिनट बाद में उसकी जो रीडिंग आ रही है उसको नोट करेंगे। लास्ट या प्लेस द प्रोब ऑन द चाइल्ड फिंगर, या उस प्रोब को आप बेबी की फिंगर्स पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो पल्स की ऑक्सीमीटर या SpO2 जो होती है उसको मेजर करता है। प्लेस द प्रोब ऑन चाइल्ड्स एब्डोमेन, जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो प्रोब होती है उसको हम पेशेंट के एब्डोमेन लेवल पे नहीं लगाते हैं, एब्डोमेन पे वो लग ही नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन गलत होगा।
रिकैलिब्रेट करना यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिकैलिब्रेशन करने का कुछ पर्पज़ नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं की जाती, इसमें सिर्फ प्रोब होता है, उसको आप पेशेंट को लगा दीजिए डायरेक्टली और उसका जो रीडिंग आ रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं। सी ऑप्शन में लगाया गया है कि उसको लगाएंगे और उसके बाद 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट बाद में जो रीडिंग आ रही है उसको नोट करेंगे। सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो हमें जो रीडिंग देखने को मिलती है वो मात्र 5 से 10 सेकंड में ही देखने को मिल जाएगी, इसलिए 15 मिनट तक वेट नहीं करना है। सी ऑप्शन आपका गलत होगा। प्लेस द प्रोब ऑन चाइल्ड्स फिंगर, चाइल्ड की फिंगर पे या ईयर लोब पे, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिंगर पे या ईयर लोब पे उस प्रोब को लगाएंगे और जो रीडिंग हमें लगाने के 5 से 10 सेकंड बाद में जो देखने को मिलेगी उस रीडिंग को हम नोट करेंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। ईयर लोब और फिंगर जो है यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई वो एडिक्वेट होगी, और इसलिए ब्लड की सप्लाई जो एडिक्वेट होगी तो वहाँ पे जो प्रोब लगाने से हमें जो ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन वो भी प्रॉपर देखने को मिलेगा, या जो रीडिंग देखने को मिलेगी वो हमें एक्चुअल रीडिंग देखने को मिलेगी, इसलिए जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी टेल द नर्स आई एम सो अफ्रेड व्हाट विल बी हैपन टू मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। यानी कि एक पेशेंट है जिसको अभी ईसीटी होना है, ठीक है, शेड्यूल्ड है ईसीटी थेरेपी के लिए, नर्स को बता रहा है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, व्हाट विल हैपन टू मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, मुझे ट्रीटमेंट ऑप्शन यानी कि मुझे ईसीटी देते टाइम क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट थेराप्यूटिक फॉर द नर्स टू मेक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बहुत ही सही है पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मोस्ट थेराप्यूटिक है नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है यू विल बी गिवन मेडिकेशन टू रिलैक्स यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आपको ईसीटी थेरेपी देते टाइम हम कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपकी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है द ट्रीटमेंट विल प्रोड्यूस ए कंट्रोल्ड ग्रांड माल सीजर, जो हम ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं ईसीटी जो यूज कर रहे हैं इसमें आपको एक कंट्रोल्ड ग्रांड माल सीजर या जनरलाइज सीजर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तीसरा है द ट्रीटमेंट माइट प्रोड्यूस नोजिया एंड हेडेक, तीसरा ऑप्शन में बताया गया है कि आपको ईसीटी देते टाइम या ट्रीटमेंट देते टाइम, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे ईसीटी थेरेपी की बात की जा रही है, ईसीटी देते टाइम आपको नोजिया और हेडेक हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है यू कैन एक्सपेक्ट टू बी स्लीपी एंड कन्फ्यूज फॉर एट ए टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट, आपको सर्जरी यानी कि ये थेरेपी के टाइम आप स्लीपी और कंफ्यूज हो सकते हैं, और बाद में भी ट्रीटमेंट यानी कि ईसीटी देने के बाद में भी आप कंफ्यूज या स्लीपी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट थेराप्यूटिक यानी कि पेशेंट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है, ताकि पेशेंट को इसके बारे में कोई हेजिटेशन नहीं हो, उसका कोई जो अफ्रेड है वो दूर किया जा सके, या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में एक्चुअली पेशेंट के साथ में क्या होना है वो आपको बताना है कि रिगार्डिंग है कौन सा थेराप्यूटिक अप्रोच जो है वो बेस्ट रहेगा, इनमें से स्टेटमेंट ये बताना है। ईसीटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईसीटी जो है सबसे पहले 1938 में डिस्कवरी की गई थी ईसीटी की, यूगो कार्लेटी एंड बिन्नी ने, ठीक है, ये दोनों इटली के थे, यूगो कार्लेटी एंड बिन्नी ने इसने डिस्कवरी की थी 1938 में की थी। इसमें हम जो वोल्टेज यूज़ करते हैं वो कितना करते हैं 70 to 130 वोल्टेज यूज किया जाता है। करंट जो यूज़ करते हैं वो करते हैं 200 से 1600 मिली एम्पियर एसी अल्टरनेटिव करंट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको जब हम देते हैं तो पेशेंट में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, या तो यूनिलेटरली लगाते हैं या बायलेटरली लगाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने के 15 से 30 सेकंड के बाद में ही पेशेंट में सीजर प्रोड्यूस हो जाता है। सीजर कौन सा होगा, टॉनिक क्लोनिक सीजर या ग्रांड माल सीजर, इसी को हम बोलते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर या जनरलाइज सीजर या ग्रांड माल सीजर, इसी को बोलते हैं। ये सीजर पेशेंट में प्रोड्यूस होता है। ईसीटी हम कब कब देते हैं, पेशेंट में डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया में भी पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में हम ईसीटी देते हैं। ठीक है, और जो मेलनकोलिया सीवियर डिप्रेशन है वहाँ पे देंगे, मेनिया में देंगे, सुसाइडल और वॉयलेंट पेशेंट में देंगे। ठीक है, जब पेशेंट को देंगे तो पेशेंट में हम कुछ मसल से रिलैक्सेंट मेडिकेशन भी देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, एंग्जियोलाइटिक मेडिकेशन और सेडेटिव्स भी देते हैं। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट भी देते हैं ताकि जो पेशेंट की जो सीक्रेशंस है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इस तरह के जो कुछ प्री रिक्वेस्टीज है या मेथड्स जो हम ईसीटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब देते हैं ये। अभी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मोस्ट थेराप्यूटिक ही आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है यू विल बी गिवन मेडिसिन टू रिलैक्स यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ मेडिसिन दी जाएंगी ताकि आप रिलैक्स कर सके। ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन में ट्रीटमेंट विल प्रोड्यूस ए कंट्रोल ग्रांड माल सीजर, ग्रांड माल सीजर यानी जनरलाइज सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट नर्स पेशेंट को नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे टॉनिक क्लोनिक सीजर पेशेंट पे होगा, पेशेंट में हेड इंजरी के भी चांसेस रहेंगे, पैडेड टंग का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पेशेंट में एक डर क्रिएट करेगा, इसलिए पहले ही पेशेंट आई एम सो अफ्रेड, पेशेंट पहले ही डरा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत होगा, थेराप्यूटिक आंसर नहीं होगा। तीसरा है ट्रीटमेंट माइट प्रोड्यूस नोजिया एंड हेडेक, नोजिया और हेडेक ईसीटी की वजह से नहीं होता, इसलिए सी ऑप्शन आपको गलत देखने को मिलेगा।
लास्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट टू बी स्लीपी एंड कन्फ्यूज फॉर ए टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट। पेशेंट स्लीपी और कन्फ्यूज रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी पेशेंट के अफ्रेड को, डर को बढ़ाएगा, इसलिए डी ऑप्शन भी आपको गलत देखने को मिलेगा। और सी ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर जाएगा। यू विल बी गिवन मेडिसिन, आपको मेडिसिन देंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ये पेशेंट के डर को कम करेगा, मोस्ट थेरापेटिक स्टेटमेंट है, इसलिए ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन डिजाइन इज एसोसिएटेड विद लाइम्स डिजीज। लाइम्स डिजीज में इसमें से किस तरह का स्किन डिजाइन देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। लाइम डिजीज की अगर हम बात करें तो लाइम डिजीज क्या है, ये एक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ स्पायरोकेट, स्पायरोकेट्स बैक्टीरिया, जो सिफिलिस वाला बैक्टीरिया होता है, इस तरह के जो बैक्टीरिया की क्लास है वो स्पायरोकेट्स है। इस बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बर्गोड्रोफेरी, बोरेलिया बर्गोड्रोफेरी। ठीक है, ये टिक बाइट की वजह से हो सकता है, ये जो टिक है टिक बाइट की वजह से हो सकता है। ये जो टिक कहाँ मिलती है, ये वुडन एरिया या जो वुड्स होती है, जो लकड़ी होती है, उसके अंदर ये टिक होती है। ये टिक अगर पेशेंट को, किसी कैंडिडेट को बाइट कर जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है स्पायरोकेट्स का। स्पायरोकेट्स मतलब ये वाला बैक्टीरिया बोरेलिया बर्गोड्रोफेरी, ये स्पायरोकेट्स बैक्टीरिया है। तो इसकी वजह से इनमें पेशेंट में लाइम डिजीज हो सकती है। लाइम डिजीज की में पेशेंट में क्या होगा, स्मॉल रेड पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, लेटर स्टेज में जॉइंट पेन भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लार्ज जॉइंट इन्फेक्ट हो सकते हैं और आर्थराइटिस भी पेशेंट में हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से किस तरह का स्किन डिजाइन पेशेंट में देखने को मिलता है। बुल्स आई रेसेज, पेपुलर क्रस्ट। पेपुलर क्रस्ट मतलब जो पेप्यूल्स होते हैं, तो पेप्यूल्स क्या होते हैं, पेप्यूल्स एक तरह से एलिवेटेड एंड सॉलिड टिश्यू, एलिवेटेड और सॉलिड टिश्यू होते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर के पेपुल्स। और बुल्ले का मतलब होता है, इन्हीं को हम ब्लैब भी बोलते हैं, ब्लैब या बुल्ले। ये सीरस फील्ड वेसिकल्स होते हैं, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सीरस फील्ड वेसिकल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लैब। ठीक है, और प्लेक जो है वो प्लेक डिपोजिशन की वजह से जो होता है उसको हम प्लेक बोलते हैं। तो प्लेक भी देखने को नहीं मिलता है, बुल्ले देखने को नहीं मिलते हैं, पेपुलर क्रस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। रेसेस देखने को मिलते हैं, किस तरह के, बुल्स आई रेसेस देखने को मिलते हैं। ए आंसर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बुल्स आई रेसेस जो है, या इसी को हम बोलते हैं रिंग शेप्ड रेसेस। जिस तरह से एक गोल्डन रिंग बन जाती है, इस तरह की एक रिंग देखने को मिलती है, ये चारों साइड से इस तरह से रेडनेस देखने को मिलेगी, इस तरह के रेसेस बन जाते हैं, उसको हम बोल रहे हैं बुल्स आई रेसेस का ये अपीयरेंस देते हैं। लाइम डिजीज में तो कंपलसरी नहीं है कि सभी पेशेंट में या जिसमें भी ये स्पायरोकेट्स बैक्टीरिया का या टिक बाइट जिसमें भी हुआ है उस सभी पेशेंट में देखने को मिले। ये बहुत ही मिनिमम केसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब देखने को मिलते हैं तो बुल्स आई रेसेस आपका अपीयरेंस देते हैं या रिंग शेप्ड रेसेस देखने को मिलते हैं, और बुल्स आई डिजीज में या बुल्स आइज का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये टिक बाइट की वजह से हो सकती है। स्पायरोकेट्स बैक्टीरिया है, कॉमनली ये जो वुडन एरिया है, जो ग्रास होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है, वहाँ से बाइट अगर हो जाता है तो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स वुड बी सूटेबल फॉर द चाइल्ड विद ग्लूटिन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी। यानी कि एक बच्चा है जिसको ग्लूटिन से एलर्जी है, ग्लूटिन इंड्यूस्ड एंटेरोपैथी जिसको हो रखी है, ग्लूटिन फ्री डाइट जिसके लिए चलती है, वो पेशेंट है आपके पास में। तो इनमें से कौन सा फूड सब्स्टिट्यूट है जो कि ग्लूटिन फ्री है, आप इसमें से किस फूड को पेशेंट या किस स्नैक्स को पेशेंट को, ग्लूटिन से एलर्जी वाले पेशेंट को आप दे सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉफ्ट ओट मिल्क कुकीज़, बटर्ड पॉपकॉर्न, पीनट बटर विद जेली सैंडविच और चीज़ पिज़्ज़ा। ठीक है, ये ग्लूटिन प्रोटीन होता है एक, उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, इसे एलर्जी हो जाने के कारण जो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है, बेबी का वेट लॉस रहेगा, प्रोफाइंड डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो ग्लूटिन प्रोटीन की वजह से जो एलर्जी होती है, वहाँ पे पेशेंट में अगर हम बात करें तो उस पेशेंट को हम व्हीट, ओट्स, राई, बार्ले, ठीक है, व्हीट, ओट्स, राई और बार्ले, ये कंटेनिंग फूड्स पेशेंट को नहीं देते हैं जिस पेशेंट को ग्लूटिन से एलर्जी होती है उसको। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से या ये देने की वजह से पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है या कोई एक ऐसा फूड सब्स्टिट्यूट है, कोई ऐसा स्नैक्स है जिसमें ये चारों नहीं होते हैं, तो वो कौन सा है? देखिए, सॉफ्ट ओट मील में तो पहले ही ओट आ रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चीज़ पिज़्ज़ा में भी ओट का पाउडर होता है, ये गलत हो जाएगा।
पीनट बटर विद जेली सैंडविच ये भी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें भी व्हीट और राई और बार्ली इनका कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। बटर्ड पॉपकॉर्न जो है ये आंसर आपका सही हो सकता है, सही आंसर जाएगा, क्योंकि पॉपकॉर्न या मिलेट्स या पॉपकॉर्न जो है वो एक सब्सटीट्यूटिव डाइट के रूप में हम पेशेंट को, ग्लूटेन एलर्जी वाले पेशेंट को दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया इज रिसीविंग क्लोरप्रोमिजिन थोराजिन 400 mg ट्वाइस डेली एंड एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन इज। एक पेशेंट है जो सिजोफ्रेनिया का है आपके पास में, क्लोरप्रोमिजिन उसको 400 mg बीडी चल रहा है, तो इसमें से क्लोरप्रोमिजिन की वजह से पेशेंट को कौन सा साइड इफेक्ट, एडवर्स साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये आपसे पूछा गया है। फोटो सेंसिटिविटी, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन और एलिवेटेड ब्लड। तो क्लोरप्रोमिजिन मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लोरप्रोमिजिन जो मेडिकेशन है वो एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है। एंटीसाइकोटिक में भी कौन सी, टाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, इसको हम शॉर्ट में CPZ भी लिखते हैं, क्लोरप्रोमिजिन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो है 1952 में हुई थी, क्लोरप्रोमिजिन। इसका जो मेन साइड इफेक्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, स्किन रेसेज इसका मेन साइड इफेक्ट है क्लोरप्रोमिजिन का। 1952 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। टाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, या इसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 400 mg ट्वाइस ए डे चल रही है किसी पेशेंट को। एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, आप क्वेश्चन को पढ़िए, एडवर्स साइड इफेक्ट पूछा गया है। एडवर्स साइड इफेक्ट, फोटोसेंसिटिविटी ये देखने को मिल सकता है, एलिवेटेड टेम्परेचर, वेट गेन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, वेट गेन भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि फोटो सेंसिटिविटी और वेट गेन ये दोनों सिम्टम्स या जो साइड इफेक्ट हैं क्लोरप्रोमिजिन के देखने को मिलते हैं। ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है दोनों ही, फोटो सेंसिटिविटी और वेट गेन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है। आपसे पूछा कौन सा है, एडवर्स साइड इफेक्ट कौन सा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है उसको हम बोल रहे हैं एडवर्स साइड इफेक्ट। तो एक्सपेक्टेड यानी कि नॉर्मली आपको पता है क्लोरप्रोमिजिन किसी पेशेंट को देंगे तो फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा या स्किन डिसीज देखने को मिलेगी और वेट गेन होगा पेशेंट का, ये दोनों एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है। एडवर्स साइड इफेक्ट जो है वो क्या होएगा, इसका एलिवेटेड टेम्परेचर जो है ये इसका एडवर्स साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, EPS का आपने नाम सुना होगा, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्रिएट करती हैं। और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में भी एक आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसमें क्या है कि पेशेंट में हाइपर पायरेक्सिया देखने को मिलता है। हाइपर पायरेक्सिया यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आपका गलत आंसर जाएगा, सी आपका गलत जाएगा, ए आपका गलत जाएगा। ए और सी दोनों फोटोसेंसिटिव, वेट गेन इसके एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है, एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में एडवर्स साइड इफेक्ट पूछा इसलिए एलिवेटेड टेम्परेचर जो है वो इसका एडवर्स साइड इफेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही जाएगा। और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर क्या है, ये मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाली जो मेडिकेशन होती है, यानी कि जो हम डिप्रेशन में यूज करते हैं वो मेडिकेशन के साथ में अगर टायरामिन कंटेनिंग फूड हम दे देंगे तो पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस या पेशेंट का हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और वहाँ पे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो है ये इसका एक साइड इफेक्ट होगा। यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जिस पेशेंट को चल रही है उसके साथ टायरामिन कंटेनिंग फूड दे देंगे तो पेशेंट में BP बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए डी ऑप्शन है ये आपका क्लोरोप्रोमिजिन से लिंक्ड नहीं है, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से लिंक्ड है। और अगर यहीं पे हम बात कर ले कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाले पेशेंट जो टायरामिन कंटेनिंग फूड ले रहा है उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, तो इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे। यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो इस पेशेंट में देखने को मिल रहा है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो टायरामिन ले रहा था उसके लिए हम उसके एंटीडोट के रूप में फेनाइलटोलामाइन मेडिकेशन का एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है उसके साथ टायरामिन कंटेनिंग फूड लेने की वजह से जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगा पेशेंट में, तो उसमें एंटीडोट कौन सा यूज़ करेंगे, फेनाइलटोलामाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टेकिंग फेनाटोइन डेलांटिन। यानी कि इनमें से फेनाटोइन मेडिकेशन लेने वाले पेशेंट को आप कौन सा इन्फॉर्मेशन देंगे।
फर्स्ट ऑप्शन टेकिंग द मेडिकेशन विद द मील विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस, या इस पेशेंट को आप मेडिकेशन को फेनाटोइन को फूड के साथ में लेने के लिए बोलेंगे ताकि जो इसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। दूसरा है मेडिकेशन कैन कोज स्लीप डिस्टर्बेंस, मेडिसिन की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तीसरा है मोर फ्रीक्वेंट डेंटल अपॉइंटमेंट विल बी नीडेड फॉर स्पेशल गम केयर, पेशेंट को स्पेशल गम केयर के लिए डेंटल के अपॉइंटमेंट फ्रीक्वेंटली लेने की जरूरत हो सकती है। या लास्ट है मेडिकेशन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या ये मेडिकेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। ये आपसे पूछा गया है। तो फेनाटोइन मेडिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो फेनाटोइन मेडिकेशन एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन वो मेडिकेशन जो एपिलेप्सी में देते हैं। तो फेनाटोइन मेडिकेशन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो है गम हाइपरट्रॉफी या जिंजीवल हाइपरप्लेसिया, यानी कि यहाँ पे जो गम्स हैं जो मसूड़े हैं पेशेंट के उसमें हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया देखने को मिल सकता है। ये इसका मेन सिम्टम है, मेन साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम क्या एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को बार बार जो फ्रीक्वेंटली जो उसका डेंटिस्ट है उसके अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सी ऑप्शन है आपका सही आंसर जाएगा। इसके अगर फेनाटोइन मेडिकेशन के अगर और साइड इफ़ेक्ट की हम यहाँ पे बात कर लें तो पेशेंट में इसके अलावा और साइड इफ़ेक्ट में स्लर्ड स्पीच देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, सेडेशन देखने को मिल सकता है, एलोपेशिया देखने को मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट की बात की जा रही है फेनाटोइन की, एलोपेशिया देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, हिर्शुटिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स या एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो फेनाटोइन मेडिकेशन के देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि फेनाटोइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे कि जिपमर के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। जो फेनाटोइन मेडिकेशन जो है ये एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है। तो फेनाटोइन मेडिकेशन को किस चीज़ में आप डाइल्यूट करेंगे, ये एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ है जिपमर में। फेनाटोइन मेडिसिन डाइल्यूटेड इन NS, नॉर्मल सलाइन में फेनाटोइन मेडिकेशन को डाइल्यूट करके दिया जाता है। ये जिपमर 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, एक इसके अलावा पूछा हुआ है कि फेनाटोइन मेडिकेशन जो है इसको आप पेशेंट को देने से पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन पेशेंट में फेनाटोइन मेडिकेशन देने की वजह से हो सकता है कि आप अगर इसको स्पीडली दे देंगे तो आपको क्या करना है, इसको स्लो इन्फ्यूजन देना है। इसीलिए फेनाटोइन मेडिकेशन को आप NS में डाइल्यूट करेंगे और उसको स्लो इन्फ्यूज कराएंगे। ये क्वेश्चन भी जिपमर में पूछा गया है। ठीक है, जिपमर 2018 में ही पूछा गया है। तो फेनाटोइन मेडिकेशन का मेन साइड इफेक्ट जिंजिवल हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेसिया देखने को मिल सकता है, हिर्शुटिज्म देखने को मिल सकता है। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा तो पेशेंट को बोलेंगे जो डेंटल अपॉइंटमेंट उसको फ्रीक्वेंटली ले ताकि ब्लीडिंग के जो चांसेज हैं गम्स में उनको मिनिमाइज किया जा सके या अर्ली लेवल पर ही पता लगाया जा सके। फेनाटोइन मेडिकेशन को जब भी आप यूज़ करेंगे तो स्लोली इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट में ताकि ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन डेवलप नहीं हो, और फेनाटोइन मेडिकेशन को आप NS में डाइल्यूट करने के बाद ही पेशेंट को लगाएंगे। यहाँ तक था फेनाटोइन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट हैज़ रिटर्न टू हिज रूम फॉलोइंग ईसोफेगोस्कोपी बिफोर ऑफरिंग फ्लूइड, द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट। यानी कि एक पेशेंट है जिसका प्रोसीजर हुआ है ईसोफेगोस्कोपी, यानी कि ईसोफेगस का विजुअलाइजेशन किया गया है। ठीक है, बताया गया आगे बिफोर ऑफरिंग फ्लूइड, इस पेशेंट को फ्लूइड देने से पहले नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट। इस पेशेंट को फ्लूइड देने के बाद से पहले नर्स किस चीज़ के लिए असेसमेंट करेगी, किस चीज़ की प्रायोरिटी को असेस करेगी, प्रायोरिटी बेसिस में है। फर्स्ट ऑप्शन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, गैग रिफ्लेक्स, यूरिन आउटपुट, मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वापस आ चुका है या नहीं आया है, अगर नहीं आया तो पेशेंट को क्या फ्लूइड देना है या नहीं देना है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है, यूरिनरी आउटपुट पेशेंट का ठीक है या नहीं है, इसलिए पेशेंट को फ्लूइड देने से पहले आप चेक करेंगे, या मूवमेंट ऑफ पेशेंट एक्सट्रीमिटीज़ का मूवमेंट करा रहा है या नहीं करा रहा है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को फ्लूइड देना है या नहीं देना है। जैसे ईसोफेगोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ईसोफेगस का विजुअलाइजेशन किया जाता है, एक स्कोप को डाला जाता है और ईसोफेगस का अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको विजुअलाइज किया जाता है कि पेशेंट में कहीं वेरिसेज वेन तो डेवलप नहीं हो गई है, ठीक है, या कोई ईसोफेजियल अल्सर तो नहीं है, ईसोफेजियल टीयर तो नहीं हो गया है। ट्रैको ईसोफेजियल फिस्टुला के केसेस में भी ये सब किया जाता है, ईसोफेगस की विजुअलाइजेशन किया जाता है, गैस्ट्रिक डिजीज़ में भी किया जाता है। तो ईसोफेगस के
GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होती है इसमें भी किया जाता है, इसोफेगस का विजुअलाइजेशन किया जाता है स्कोप डाल करके। तो इस तरह के पेशेंट में इसोफेगस का विजुअलाइजेशन हो जाने के बाद जब आप पेशेंट को फ्लूइड देंगे, यानी कि ये जो प्रोसीजर किया जाता है ये पेशेंट को सेडेटिव दे करके तब किया जाता है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को सेडेटिव नहीं देंगे तो इसोफेगस को आप पेशेंट को अंदर डाल ही नहीं पाएंगे, स्कोप को अंदर नहीं डाल पाएंगे, तो जो विजुअलाइजेशन है या जो एग्जामिनेशन उसको आप नहीं परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंट को सेडेटिव दे के पेशेंट को सेडिटेट करेंगे, उसके बाद में इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो पेशेंट का वो इफेक्ट नहीं होता है, जब आपने सेडेटिव दिया है तभी होता है, लेकिन जब प्रोसीजर खत्म होते होते उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट आपको कॉन्शियस मिलेगा आफ्टर द प्रोसीजर। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा दिया गया यूरिनरी आउटपुट। जब आप किसी पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं इसोफेगोस्कोपी हो जाने के बाद में, तो उसका यूरिन आउटपुट और मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जब इसोफेगस का कोई प्रोसीजर किया जाता है तो उस इसोफेगोस्कोपी जब की जाती है तो वहाँ पे पेशेंट के यूरिनरी आउटपुट का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट कराना है या नहीं कराना ये भी कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। इसलिए सी और डी ऑप्शन जो आपके दोनों गलत हो जाएंगे। और आप जब पेशेंट को फ्लूइड देंगे, यानी कि पीने के लिए कुछ पानी देंगे या कोई और दूसरा फ्लूइड दे रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे कि पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स डेवलप हो चुका है या नहीं, क्योंकि सेडेटेड करने की वजह से पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स डिप्रेस हो सकता है, और अभी गैग रिफ्लेक्स वर्किंग है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं, पेशेंट डिग्लूटिनेट कर पा रहा है या निगल पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं निगल पाएगा तो इसका मतलब है कि वो जो फ्लूइड आपने ऑफर किया है वो पेशेंट के ट्रेकिया में जाने के चांसेस हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप पेशेंट के पहले गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, और अगर गैग रिफ्लेक्स रिटर्न हो चुका है तो आप पेशेंट को फ्लूइड देंगे, और बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेरिसेज वेन की बात की गई थी, तो वेरिसेज वेन का मतलब होता है ईसोफेजियल वेरिसेज वेन करके एक डिसऑर्डर होता है। ये जो ईसोफेगस की लोअर एक्सट्रीमिटी लोअर पोर्शन में जो वेन होती है वो डायलेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसेज वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ फोटोथेरेपी इज ऑर्डर फॉर ए न्यूबॉर्न विद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस द नर्स केयरिंग फॉर द इन्फेंट शुड, यानी कि एक पेशेंट है जिसको बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रखा है, नर्स शुड केयरिंग फॉर द इन्फेंट शुड, जो नर्स उसकी केयर कर रही है उसको क्या चीज़ का ध्यान रखेगी पेशेंट में। यहाँ पे ऑफर द बेबी स्टाइल वाटर बिटवीन फीडिंग फॉर फॉर्मूला। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑफर द बेबी स्टाइल वाटर बिटवीन फीडिंग ऑफ फार्मूला, यानी कि फार्मूला फीडिंग कराने के बीच बीच में उसको स्टाइल वाटर भी पीने के लिए देगी, ठीक है। दूसरा अप्लाई एन इमोलियंट टू द बेबीज स्किन टू प्रिवेंट ड्राइंग, पेशेंट की स्किन को ड्राइंग से प्रिवेंट करने के लिए इमोलियंट का यूज़ करेगी। तीसरा दिया गया है वियरिंग ए गाउन ग्लव्स एंड मास्क वाइल केयरिंग फॉर द इन्फेंट, जब पेशेंट को गाउन ग्लव्स और मास्क पहन के काम करेगी ताकि जो पेशेंट को हम केयर कर रहे हैं उससे इन्फेक्शन हमें नहीं मिल पाए। लास्ट ऑप्शन है प्लेस द बेबी ऑन एंटेरिक आइसोलेशन, पेशेंट को एंटेरिक आइसोलेशन या GI आइसोलेशन के लिए यहाँ पे रखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो फोटोथेरेपी की यहाँ पे हम बात करें तो फोटोथेरेपी जो है हमारा ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, आपको ध्यान रखना है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, EBT एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नॉर्मल जॉन्डिस है जो डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद में होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो डिलीवरी होने के फर्स्ट 24 आवर्स और 48 आवर्स में ही हो जाएगा, फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाएगा, उसको बोल रहे हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज द फोटोथेरेपी में हम क्या करते हैं, लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू और वाइट का, 4 ब्लू वाइट 2 ब्लू लाइट होती है 2 वाइट होती है, इससे क्या होगा जो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो फोटोथेरेपी की वजह से बिलिरुबिन इज कन्वर्ट इनटू लुमिब्रिन में चेंज हो जाएगा, बिलिरुबिन ब्रेक डाउन होगा तो एक्सक्रीट किया जा सकता है यूरिन और फीसेस के थ्रू। इसमें क्या होगा कि पेशेंट में जो या फोटोथेरेपी में जो हम और जो यूज़ करेंगे तो वो 400 से 600 नैनोमीटर 400 से 600 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ करेंगे लाइट की, और जो फोटोथेरेपी वाली लाइट से बेबी को कहाँ पे रखेंगे उसका डिस्टेंस जो है वो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे। पेशेंट यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोथेरेपी नर्सिंग कंसंट्रेशन की हम बात करें तो पेशेंट के आइज़ को कवर कर देंगे, जेनिटल्स को कवर करेंगे, हर 1-2 घंटे में पेशेंट का पोजीशन चेंज करेंगे ताकि जो एक्सपोजर है वो पूरी बॉडी का हो और उसको बर्न नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे उसके पेशेंट को फ्लूइड का मेंटेनेंस करेंगे, फ्लूइड देंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देने की वजह से जो पेशेंट का जो बिलिरुबिन जो कन्वर्ट ब्रेक डाउन हुआ है उसको यूरिन और फीसेस के थ्रू बाहर निकाला जा सके, ये हमारा यहाँ पे मेन पर्पज़ रहेगा। इसलिए ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा
बेबी को स्टाइल वाटर बिटवीन द फीडिंग के बीच बीच में बेबी को स्टाइल वाटर देंगे ताकि जो बिलिरुबिन का जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको यूरिन और फीसिस के रूट से बाहर निकाला जा सके। अप्लाई एन इमोलियंट टू द बेबीज स्किन टू प्रिवेंट ड्राइंगनेस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम इमोलियंट्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इमोलियंट्स का यूज़ किया तो जो फोटोथेरेपी जो हमारी है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वियर ए गाउन, ग्लव्स एंड मास्क, यहाँ पे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस में कोई पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है फिजियोलॉजी के चेंजेस हो जाने के कारण, इसलिए इन्फेक्शन नहीं है। तो गाउन, ग्लव्स और मास्क पहनने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। प्लेस द बेबी इन एंटेरिक आइसोलेशन में भी हम पेशेंट को तब पोस्ट करते हैं जब कोई फीको ओरल रूट या ओरल रूट से पेशेंट को दूसरे डिसऑर्डर या डिजीज़ या इन्फेक्शन पर स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कोई इन्फेक्शन नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही सही आंसर देखने को मिलेगा। पेशेंट के बिलिरुबिन को बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा फ्लूइड पेशेंट को देंगे। एक्स्ट्रा फ्लूइड कितना देंगे? जो नॉर्मली न्यूबॉर्न को दिया जाता है उसके अलावा 25% एक्स्ट्रा देंगे। नॉर्मली जो फ्लूइड दिया जाएगा उसके अलावा 25% एक्स्ट्रा देंगे। हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे। सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करेंगे, सिर्फ कवर करेंगे रेटाइना वाले एरिया यानी कि आई को, ताकि रेटाइना को डैमेज नहीं हो। जेनेटल्स को कवर करेंगे ताकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हीट की वजह से पेशेंट में नहीं हो। टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। हाइपोथर्मिया पेशेंट में हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हम सारे कपड़े हटा करके तब पेशेंट को उस लाइट के नीचे रखते हैं। हाइपर पायरेक्सिया नहीं हो इसलिए भी उसके टेम्परेचर को असेसमेंट करते रहेंगे। जो टेम्परेचर की प्रॉब है उसको लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? राइट अपर क्वाड्रेंट जो बॉडी का बेबी का है वहाँ पे लगाएंगे। कंटिन्यूसली रीडिंग हम उसका स्क्रीन में मॉनिटर करते रहेंगे। ये सारे रिगार्डिंग है फोटोथेरेपी के रिगार्डिंग। तो इसके कॉम्प्लिकेशन के लिए भी हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो सकता है, बर्न हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है लाइट की वजह से, ठीक है। और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है, बेबी में देखने को मिल सकता है। ब्रोंज बेबी में क्या होगा? डार्क ब्राउन कलर ऑफ स्किन या बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी या स्किन की डार्क ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।